हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, आप सभी यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हमने पाठ 1 से लेकर के 7 पाठ तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा कर लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथियों, मानव स्वास्थ्य तथा रोग आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा चैप्टर है और ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। साथियों, इस चैप्टर से आपकी परीक्षा में भर भर के क्वेश्चन रहते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? चेचक, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो डिप्थीरिया नाम का जो रोग है ना, वह विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि यह एक प्रकार का बोला जा सकता है, यह चेचक और इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है, लेकिन डिप्थीरिया नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? जो मनुष्य का जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? स्पोरोजोइट, मीरोजोइट, क्रिप्टोजोइट या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही स्पोरोजोइट होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिडाल जांच से किसका पता चलता है? क्या एड्स का, मलेरिया का, तपेदिक का या टाइफाइड का? बताइए, बिडाल जांच से किसका पता चलता है? तो टाइफाइड का पता चलता है और यह क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिडाल परीक्षण टाइफाइड नाम के रोग के जांच के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? एलाइजा का, कलर का, रसायनों का, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका हमें शीघ्र ही पहचान और सही पहचान करना होता है, तो हम एलाइजा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? क्या बताइए कि स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण कौन सा है? दमा है, रूमेटाइटिड अर्थराइटिस है, कैंसर है या इनमें से कोई नहीं। तो स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण कौन हो जाएगा? रूमेटाइड अर्थराइटिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है? टाइफाइड नाम का जो रोग होता है वह किस बैक्टीरिया के कारण होता है? क्या राइनो वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, साल्मोनेला टाइफी या इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड जो नाम का रोग होता है ना, वह साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यह भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पीसीआर तकनीक का उपयोग किसकी जांच में प्रयुक्त होता है? यानी कि कौन ऐसा रोग है जो हो जाएगा तो पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है उस रोग का जांच करने के लिए? एचआईवी, क्षय रोग का, हैजा का या कैंसर का? तो एचआईवी रोग के जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पीसीआर तकनीक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्षय रूप का संक्रमण किसके द्वारा? क्षय रूप नहीं, यहाँ पे साथियों रोग होगा। ठीक है, क्या होगा? रोग। क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? हवा का द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, संपर्क के द्वारा? तो क्षय रोग का जो संक्रमण होता है वह हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है नर फ्यूलेक्स, मादा एनोफिलीज, मादा एडीज, नर एनोफिलीज। मलेरिया रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा सिस का कारक है
एस्केरिस का, टीनिया का, बुचेरिया का या एंट अमीबा का? बताइए। एलिफेंटिसिस का कारक है, मतलब जो हाथी पाँव वाला जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? तो बुचेरिया के कारण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि मनुष्य में दाद की बीमारी होती है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या कृमि द्वारा? बताइए। मनुष्य में दाद की बीमारी किसके द्वारा होती है? तो कवक के द्वारा होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से, पेट से, थाइमस से, यकृत से? टी लिम्फोसाइट्स, तो अगर लिम्फोसाइट्स दो होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट्स है और एक आपको पढ़ना है बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। अगर प्रश्न आ जाए, और यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है, कि टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है, बी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है, तो जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स है ना, वो अस्थि मज्जा से ही उत्पन्न होता है। कहाँ से? अस्थि मज्जा से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो अभी आपको बताएं, अस्थि मज्जा से, बताइए, थाइमस से, रक्त से या लसिका से? तो अगर टी लिम्फोसाइट हो या बी लिम्फोसाइट्स हो, तो आपको देख करके अस्थि मज्जा को ही टिक कर देना है, क्योंकि इनका निर्माण यहीं से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जो बीमारी है ना, प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? त्वचा कैंसर, हेज ज्वर, एंटेरिक ज्वर या गलगंड? बताइए कौन सी बीमारी जो है वो प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? तो हेज ज्वर। ठीक है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रेट्रोवायरस निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है? बताइए, रेट्रोवायरस निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है? सिफिलिस, एड्स, फाइलेरिया, ए और बी दोनों? तो रेट्रोवायरस जो होता है ना, वह एड्स, रेट्रोवायरस से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? एड्स नामक बीमारी होती है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, उन्हें क्या कहते हैं? एलर्जी, एंटीबॉडी, टीका या एंटीजन? तो जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है ना, उसे एंटीजन कहते हैं। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थेरिया, यहाँ पे कुष्ठ होगा, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में तपेदी कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी? बताइए तपेदी कौन विषाणु जनित रोग है? तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? टीएमवी द्वारा, साल्मोनेला द्वारा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा या मोनोसिस्टिस द्वारा? बताइए कुष्ठ रोग जो है वह किसके कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, एलर्जी के कारण निकलने वाला कौन सा रसायन है? बताइए कौन सा रसायन जो है वह जब एलर्जी हो जाती है तो निकलता है? हिस्टामीन, सेरोटोनिन, ए और बी या कोई नहीं? तो हिस्टामीन भी निकलता है और सीरोटोनिन नाम का भी रसायन निकलता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है। हम जितने भी प्रश्न आपके समक्ष लेके आए हैं वो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 1 अप्रैल, 1 मई या 1 जनवरी? तो एड्स दिवस जो है वह 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है? क्या सेरोलॉजी, हिमेटोलॉजी,
क्रायोबायोलॉजी, एंटियोलॉजी। तो रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का जो अध्ययन है वह सीरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है। एक कुंडलिनी डीएनए, एक कुंडलिनी आरएनए, द्विकुंडलिनी डीएनए या द्विकुंडलिनी आरएनए। बताइए, एड्स विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है तो एक कुंडलिनी आरएनए। क्या? एक कुंडलिनी आरएनए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वे क्या हैं? एस्टोराइड है, लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है या इनमें से कोई नहीं। तो एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है ना वह क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? क्या डिप्थेरिया, पार्ट्यूसिस, टाइफाइड या टेसनस? तो टाइफाइड के लिए नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाँ और हाँ या कि अगर डिप्थीरिया हो जाए या पार्ट्यूसिस हो जाए तो हम लोग ट्रिपल एंटीजन टीका का प्रयोग करते हैं, लेकिन टाइफाइड के लिए नहीं करते। टेस्नस के लिए भी ट्रिपल एंटीजन टीका का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ा है? बताइए, दो दो रोग एक एक ऑप्शन में दिया गया है। कौन सा विषाणु जनित, विषाणु वायरस के कारण होने वाला रोग कौन सा है? क्या एड्स तथा सिफिलिस, खसरा तथा रेबीज, टिटनस तथा टाइफाइड, काली खांसी तथा क्षय रोग? तो खसरा और जो रेबीज है ना वह विषाणु जनित रोग का एक जोड़ा है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? खसरा, टीबी, गोनोरिया या टाइफाइड? बताइए कौन यौन संचरित रोग है? तो गोनोरिया क्या है? यौन संचरित रोग है। साथ ही साथ एड्स भी यौन संचरित रोग है। तो निम्न में से कौन यौन संचरित रोग हो जाएगा? तो गोनोरिया यौन संचरित रोग। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? जल्दबाजी न करें, फेफड़ा को टिक नहीं करना है। अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? फेफड़ा, यकृत, स्प्लीन या अमाशय? तो यकृत, यकृत यानी कि लीवर क्या हो जाता है? प्रभावित होता है, जल्दी खराब हो जाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है? बी कोशिका, पी कोशिका, टी फॉर लिम्फोसाइट या टी कोशिका? जब एड्स बीमारी हो जाती है तो एचआईवी किस कोशिका को नष्ट कर देता है? टी फॉर लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न और आपका अगला प्रश्न है कि एचआईवी निम्नलिखित में से किस कोशिका को नष्ट करता? क्या यह बी कोशिका को, पी कोशिका को, इपिथेलियल कोशिका को या टी हेल्पर कोशिका को? एचआईवी जो होता है ना निम्नलिखित में से टी हेल्पर कोशिका को नष्ट कर देता है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन निम्नलिखित में से किनके लिए उत्तरदायी है? बताइए कि ऑन्कोजीन जो होता है निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? किस रोग के लिए? कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय रोग के लिए या पोलियो के लिए? तो बिल्कुल सही, कैंसर के लिए ऑन्कोजीन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि ऑन्कोलॉजी निम्नलिखित में से किनका अध्ययन कहलाता है? ऑन्कोलॉजी निम्नलिखित में से किनका अध्ययन कहलाता है? तो कैंसर, एड्स, क्षय रोग या पोलियो? तो बिल्कुल सही, कैंसर के अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम लोग? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि हीरोइन है क्या एक मोनो एसिटाइल मॉर्फिन, ट्राई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन या इनमें से कोई नहीं? तो हेरोइन जो है ना एक डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। अगर कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है तो शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होगा। क्या अधिवृक्क, यहाँ पे वृक्क सही लिख लीजिएगा, अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कटे कोलेमीन का रक्त में स्राव, व्यक्ति की रक्तचाप तथा व्यक्ति की रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि, इनमें से दोनों या टेट्रा एसिटाइल मॉर्फिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इनमें से दोनों। अगला प्रश्न कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, कब मनाया जाता है, हर वर्ष कब मनाया जाता है। 7 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मई या 7 जुलाई। तो बिल्कुल सही, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, ऑप्शन बी 7 अप्रैल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अफीम किससे प्राप्त होता है। पापावर सोमनीफेरम से, एरिथ्रोजैलम कोका से, कैनाबिस स्टाइवा से, एट्रोपा बेलाडोना से। बताइए अफीम किससे प्राप्त होता है। तो पापावर सोमनीफेरम से। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, पापावर सोमनीफेरम से अफीम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। प्लाज्मा कोशिकाएं, हेला कोशिकाएं, मेमोरी कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। तो हेला कोशिका जो होती है ना, इन्हीं को कैंसर कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि कैंसर किससे होता है। जीवाणु से, ऑन्कोजिन से, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कैंसर होता है ना, वो ऑन्कोजिन से होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम आपका प्रश्न काफी महत्वपूर्ण भी है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की दृष्टि से। एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। साथियों, आपके लिए बस आज हम इस चैप्टर से 40 प्रश्नों को इकट्ठा कर पाए थे। और साथियों, आपसे भी यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि मानव स्वास्थ्य तथा रोग जो पाठ है ना, इससे आपकी बोर्ड परीक्षा में सब्जेक्टिव में बहुत ही अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो 2 मार्क्स के प्रश्न पूछ देंगे, या तो 5 मार्क्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनमें रोग कारक किस रोग के कारण हुआ है, इसका क्या निवारण है, तो हमें क्या क्या पैतरे अपनाना चाहिए जिससे यह रोग ठीक हो सके। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे एड्स है ना, पूछ देगा कि एड्स किसके कारण होता है, रोग कारक का नाम बताएं। ठीक है, उसके बाद पूछ देगा कि इसका निवारण क्या है, लक्षण क्या है। ठीक है, एड्स हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे ही जाते हैं। तो हम आपके लिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोर्स लॉन्च किए हैं यूट्यूब पर ही आपके। ठीक है, क्लास 12 सब्जेक्टिव। ठीक है, तो वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे जितने भी रोग कारक हैं ना, उन सभी के बारे में हमने बता रखा है। तो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।